Hello everyone, welcome back to the physics class. So we have completed the chapter magnetism and matter, and today we are going to start our fourth unit, that is electromagnetic induction and alternating current. Okay, two chapters are there. First is electromagnetic induction and second one is alternating current in this unit. So today we are going to start the first chapter, that is electromagnetic induction. That is electromagnetic induction. Chapter is electromagnetic induction. In short, it can be written as EMI. In short, it can be written as EMI. E for electro, M for magnetic, I for induction. What is electromagnetic induction? What was the third unit, that is magnetism? जो थर्ड यूनिट था, इट टेल्स अस अबाउट हाउ कैन वी क्रिएट मैग्नेटिज्म यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, कि इलेक्ट्रिसिटी से हम मैग्नेटिज्म कैसे बना सकते हैं. दिस वाज द कॉन्सेप्ट स्टडीड इन द यूनिट थर्ड, दैट इज मैग्नेटिज्म. So we are studying the unit fourth, and in this unit we are going to study that how can we produce electric current using magnetism. In the third unit what we were studying that how can we produce magnetism using electricity, means magnetism from electricity था. अब हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेटिज्म. मैग्नेटिज्म से हमने इलेक्ट्रिसिटी स्टडी करनी है अब. ओके, so what is electromagnetic induction? If we are going to define this, the process of the phenomena of producing electric current. The phenomena of producing electric current by changing magnetic field. By changing magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करने का जो प्रोसेस है, फिनोमिना है, दैट इज EMI, that is electromagnetic induction. What is it called? Electromagnetic induction. It means what we have to do, basically we have to change the magnetic field around a conductor. बेसिकली अब हमने क्या करना है, एक कंडक्टर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमने चेंज करना है. और अगर हम वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से क्या बनता है, इलेक्ट्रिक करंट. So for this we are going to study the topic magnetic flux. Topic is magnetic flux. In electrostatic we studied about the electric flux. Electric flux is number of electric field lines crossing the surface placed in electric field. कितने number of lines normally किसी भी surface में से electric field lines cross करके जा रही हैं, that was इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस नॉर्मली प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड. प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड. आपके पास कोई भी एक सरफेस है, आपने उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी जो नॉर्थ से चलती हैं और साउथ की तरफ जाती हैं, तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्मली किसी सरफेस में से कितनी पास करेंगी, दैट इज कॉल्ड इट्स मैग्नेटिक फ्लक्स. कंसीडर दिस इज द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट एंड दिस इज द साउथ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट. सो देयर इज अ मैग्नेटिज्म फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गोज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. These are the magnetic field lines
विच एग्जिस्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, जहाँ मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ एग्जिस्ट करती हैं। अब इसके बीच में अगर मैंने कोई एक सरफेस रख दिया, यहाँ एक ऐसा सरफेस रख दिया ऐसे, तो ये क्या हो रहा है, कुछ मैग्नेटिक लाइंस आपको दिख रही हैं इसमें से नॉर्मली क्रॉस, अब ये नहीं क्रॉस कर रही, नंबर 1 नहीं क्रॉस कर रही, 2 कर रही है, 3 4 5 6 कर रही है, 7 नहीं कर रही। इट मीन्स कितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी भी सरफेस में से नॉर्मली परपेंडिकुलरली, परपेंडिकुलर का अगर आपको मतलब समझना है, देखो ये एक सरफेस नॉर्मल नोटबुक है, तो यहाँ से परपेंडिकुलरली मतलब ये जो सरफेस है इधर वाला, ये इसका सरफेस, इससे परपेंडिकुलरली ऐसे क्रॉस करके जाए, पैरेलल नहीं होनी चाहिए, कितने एंगल पे नहीं होनी चाहिए, परपेंडिकुलर अगर क्रॉस करके जाए, दैट विल बी काउंटेड इन magnetic flux. So number of magnetic field lines crossing the surface normally placed in magnetic field, that is called magnetic flux. What is it called? Magnetic flux. और जो फॉर्मूला है फ्लक्स का सिंबल फाई होता है, फाई से हम इसको डिनोट करते हैं, फाई स्टैंड फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स, डॉट मैग्नेटिक फील्ड बी, मैग्नेटिक फील्ड जो लग रहा है दैट इज बी, मैग्नेटिक फील्ड डॉट प्रोडक्ट ds is the area vector. Now magnetic field is B, ds into surface area हम लेते हैं। अगर टोटल सरफेस एरिया आप कंसीडर कर रहे हो, टोटल सरफेस एरिया s है तो b डॉट s हो जाएगा। इट मीन्स फ्लक्स निकालने का क्या तरीका है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। सो सरफेस एरिया इज s, so that's why flux is b dot s। अगर हम इसका स्मॉल सरफेस एरिया कुछ ले रहे हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू बी डॉट डी एस, क्या बन जाएगा, फाई इज इक्वल टू बी डॉट डी एस। नाउ अगर हम डॉट प्रोडक्ट ओपन करते हैं, एज वी नो a डॉट b इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, सो इट विल बिकम बी एस कॉस थीटा, बी एस कॉस थीटा, बी इज मैग्नेटिक फील्ड, एस इज सरफेस एरिया। What is theta now? Theta is the angle between direction of magnetic field and area vector of the surface. What is area vector? How can we calculate the area vector direction? It's this is the surface, ये एक surface है, इसका जो area vector होगा, area vector हमेशा surface से perpendicular होता है, ये area, ये surface है, इससे perpendicular ऐसे, ओके जो भी एरिया आप लेते हो ये एरिया है, इससे परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर होगा। अब हमने क्या, ये नॉर्थ पोल है मेरे पीछे की दीवार, ये साउथ पोल होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, नॉर्थ टू साउथ। So again area vector is in this direction. So what is theta? Angle between area vector and direction of magnetic field is angle theta. अगर हम इसको ओपन कर रहे हैं तो ये स्मॉल सरफेस एरिया b ds cos थीटा आ जाएगा। तो थीटा आपको फाइंड करना पड़ेगा। अब थीटा इसका परपेंडिकुलर इधर बनेगा तो सेम डायरेक्शन में है, तो उसके अकॉर्डिंग हम फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। इफ यू वांट टू कैलकुलेट द टोटल फ्लक्स, सो इट विल बी bs cos theta. What is it? That is bs cos theta. This is the formula to calculate the magnetic flux. अब ये फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, फ्लक्स का जो फॉर्मूला है वो b, मैग्नेटिक फील्ड वही रहेगा, सरफेस एरिया वही रहेगा, cos थीटा जो है चेंज हो सकता है। अगर आप सरफेस को अगर रोटेट करवाते रहोगे, जैसे ये इसको अगर मैं ऐसे रोटेट करवा दूँ तो एंगल चेंज हो जाएगा, नॉर्मल इधर पर करेगा, मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो एंगल चेंज हो जाएगा। तो अगर मैं इसको रोटेट करवाता हूँ तो थीटा मैं चेंज कर सकता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड जो लगा हुआ वो चेंज नहीं हो सकता, सरफेस एरिया चेंज नहीं हो सकता, थीटा चेंज हो सकता है। तो थीटा की वजह से मैक्सिमम या मिनिमम होगा। फाई मैक्सिमम कब होगा, व्हेन cos थीटा मैक्सिमम, और cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1। अगर हम cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 1 रख दें तो क्या आ जाएगा, दैट इज bs। सो मैक्सिमम फ्लक्स इज bs। अच्छा cos थीटा मैक्सिमम कब होगा, दैट इज cos 0 डिग्री 1 होता है हमेशा, cos 0 डिग्री 1 होता है। तो यहाँ 0 डिग्री कब बनेगा, जब मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो। जैसे एरिया मैंने रखा, इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर है और एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर इससे इधर ही बनेगा। अच्छा एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर सेम डायरेक्शन में कब आएगा, एरिया मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर हो, ये एरिया है, एरिया वेक्टर नहीं बोल रहा मैं, एरिया जो है वो मैग्नेटिक फील्ड इधर है और एरिया ऐसे है। एरिया तो मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर, लेकिन एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, जो इसका वेक्टर बनेगा, डायरेक्शन बनेगी इसकी। सो दिस इज द केस व्हेन फ्लक्स इज मैक्सिमम। एंड व्हाट इज फ्लक्स मिनिमम केस, कब होगा मिनिमम, जब cos थीटा मिनिमम होगा, और cos थीटा मिनिमम -1 होता है, -1 180 या
आप चले जो उस पर 180 cos 180 दैट इज -1। यहाँ वैल्यू जो मिनिमम है cos थीटा के नेगेटिव में नहीं हम जा रहे हैं क्योंकि नेगेटिव एंगल हम नहीं एडजस्ट कर सकते इसमें, तो हम यहाँ जा रहे हैं cos 0, ये 0 होगा जब मिनिमम, 0 को मिनिमम मान के चल रहे हैं, 1 और 0 के बीच में वैल्यू वेरी करेगी। अब यहाँ पे फाई यहाँ पे cos 0 तो क्या आ जाएगा, फ्लक्स 0, मिनिमम 0 होगा, और ये cos थीटा 0 आना चाहिए। cos थीटा कब 0 आएगा, जब थीटा 90 होगा। थीटा 90 का मतलब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है दैट शुड बी 90 डिग्री। वो कब होगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ये सरफेस ऐसे रखा तो इसका एरिया वेक्टर तो ऊपर होगा ना, ये एरिया वेक्टर ऊपर और मैग्नेटिक फील्ड आगे की तरफ जा रहा है, तो एंगल कितना होगा दोनों के बीच में, 90 डिग्री। तो उस केस में 90 0, तो फ्लक्स इसमें पास करेगा। सपोज आप करो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से आ रही है, तो ऐसे तो पास करेंगी ना मैग्नेटिक फील्ड, तो ऐसे निकल जाएंगे इसके पैरेलल, इसमें से पास ही नहीं करेंगी, और जब तक मैग्नेटिक फील्ड पास नहीं करेंगी लाइंस तब तक मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं होता। तो मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम होता है BS और मिनिमम होता है 0। जब एंगल 0 होगा दोनों के बीच में एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड तो मैक्सिमम, और जब 90 होगा एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड में एंगल दैट इज 0। सो दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स, दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स। अब हमें ऊपर क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके करंट इंड्यूस करने का जो प्रोसेस है। अब जब आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दोगे तो फ्लक्स भी चेंज हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड अगर आप चेंज करोगे तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, चेंज। एंड इफ वी आर चेंजिंग द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इट विल ऑल्सो चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हो जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना इट मीन्स दैट इज इंड्यूस EMF या इंड्यूस करंट उसमें बनेगा। सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इन शॉर्ट यू कैन से EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब हमारे पास ये मान लीजिए एरिया स्मॉल होता तो ये क्या बन जाता, D दैट इज BDS, और तो फ्लक्स भी स्मॉल एरिया का स्मॉल ही आता। एंड इतने एरिया का हमारे पास फ्लक्स आ गया। नाउ वी वांट टू कैलकुलेट द फ्लक्स फॉर द टोटल सरफेस, वी हैव टू इंटीग्रेट इट। D फॉर इंटीग्रेशन BDS cos थीटा, D फाई BDS, तो इंटीग्रेट कर देंगे। जो स्मॉल एरिया का अगर आपको फ्लक्स पता है और टोटल एरिया का आपने फ्लक्स निकालना, तो जो स्मॉल का आया integrate it and you will get the flux for the total surface. Now what is magnetic flux density? What we are doing now, magnetic flux density. Magnetic flux density phi is equal to क्या होता है, that is B dot S. What is B now? That is phi by surface area. Flux per unit area. Magnetic flux per unit area, that is called magnetic flux density, और यू कैन से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी इसी का नेम है, मैग्नेटिक इंडक्शन भी इसी का नेम है, जिसका सिंबल B बनेगा। सो व्हाट इज फ्लक्स पर यूनिट एरिया, फ्लक्स क्या होता है B डॉट S, S को आप डिवाइड कर दो फ्लक्स से, सो इट विल बिकम B। सो दिस फ्लक्स पर यूनिट एरिया दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एंड मैग्नेटिक इंडक्शन, तीनों एक ही टर्म के नेम हैं। नाउ वी आर डूइंग द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। Now we are doing SI unit of magnetic flux, magnetic flux की SI unit, phi is equal to that is B dot S, ये हमने पढ़ा। फ्लक्स की SI यूनिट होती है that is Weber, symbolically you can represent it as WB, Weber is the SI unit of magnetic flux। मैग्नेटिक फील्ड की क्या होती है, टेस्ला, डॉट सरफेस एरिया की दैट इज मीटर स्क्वायर। सो 1 वेबर इक्वल्स 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर, 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वेबर। वेबर इज द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एंड ऑल्सो इट्स CGS यूनिट, CGS यूनिट इज 1 मैक्सवेल। मैक्सवेल तो टेस्ला की जगह इसकी CGS यूनिट ले लेंगे, CGS यूनिट होती है गॉस इंटू मीटर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 1 मैक्सवेल इज इक्वल टू 1 गॉस पर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द SI and CGS unit of magnetic flux. Also magnetic flux is a scalar quantity, it doesn't have any direction, but if you have a closed surface the inward flux taken as positive, the inward flux taken as पॉजिटिव और यू कैन से टेकन इज एट नेगेटिव, वो हमें कंसिडरेशन बना लेते हैं, वैसे ले हम दोनों ही सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव। चलिए इनवर्ड को हमने नेगेटिव ले लिया, जो आउटवर्ड है उसको क्या ले लिया, पॉजिटिव। सो
inward flux is taken as negative and outward flux is taken as positive. Keeping in mind magnetic flux is a scalar quantity. Now we are doing the Faraday's experiment. What we are doing, that is Faraday's experiment. How Michael Faraday produces electricity by changing magnetic field, or you can say by changing magnetic flux around a conductor. एक कंडक्टर के अराउंड कैसे माइकल फैराडे ने कैसे मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करके इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया था. देयर आर सम एक्सपेरिमेंट, 3 एक्सपेरिमेंट्स आर देयर, और उससे हम रिजल्ट्स निकालेंगे. सो लेट अस डिस्कस द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट. फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इज करंट इंड्यूस्ड बाय अ मैग्नेट. करंट इंड्यूस्ड बाय अ मैग्नेट. एक मैग्नेट से कैसे हम करंट इंड्यूस कर सकते हैं. सो फॉर दिस वी आर टेकिंग अ कॉइल. वी आर टेकिंग अ कॉइल ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स. हमारे पास एक कॉइल है, इसकी नंबर ऑफ टर्न्स हैं. वी कनेक्टेड a galvanometer with this coil. Galvanometer will tell us that whether any current is in this circuit or not, because there is no battery. Battery नहीं है इस सर्किट में, so according to us there should be a no current. Galvanometer should give the direction. Galvanometer में क्या है, देखिए इसकी नीडल होती है, यहाँ 0 रीडिंग होती है और इसके दोनों तरफ रीडिंग्स होती हैं. यहाँ मान लो 2 है, ये भी 2 है, यहाँ -2, मतलब अगर 0 पे नीडल है तो इसमें देयर इज नो करंट, और लेफ्ट और राइट में अगर है तो करंट है. ओके, तो अभी हमने गैलोमीटर की डिफ्लेक्शन जब चेक की, दिस इज 0, इट मीन्स देयर इज नो करंट. वी प्लेस्ड अ मैग्नेट, दैट इज बार मैग्नेट, विद इन नॉर्थ पोल और आइदर साउथ पोल. यू कैन प्लेस टूवर्ड्स द मैग्नेट. एक मैग्नेट को हमने इसके पास रख दिया, अभी तक मूव नहीं कर रहे. एक बार मैग्नेट को कॉइल के पास ला के रख दिया. बार मैग्नेट इज अ मैग्नेट एंड इसका मैग्नेटिज्म भी होगा. अगर इसका मैग्नेटिज्म होगा तो इसकी मैग्नेटिक लाइंस भी होंगी. अब मैग्नेटिक लाइंस बार मैग्नेट में कहाँ से स्टार्ट होती हैं, दैट स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड्स एट साउथ पोल. नॉर्थ से स्टार्ट होती हैं और साउथ पे एंड होती हैं. तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से नॉर्थ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं. ये जो नॉर्थ से स्टार्ट हो रही हैं, कॉइल के पास पड़ी है मैग्नेट, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस में से क्रॉस करके जाएंगी, कॉइल में से क्रॉस करके जाएंगी. तो इट मीन्स कॉइल इज फीलिंग द मैग्नेटिज्म ऑफ बार मैग्नेट. कॉइल के ऊपर मैग्नेटिज्म का बार मैग्नेट का मैग्नेटिज्म जो है वो फील हो रहा है, बट कांस्टेंट फील हो रहा है या चेंजिंग फील हो रहा है, आप देख रहे हो. मान लो एक बार 4 मैग्नेटिक लाइंस पास कर रही हैं, तो लगातार 5 सेकंड 10 सेकंड के लिए आप देखते रहे, तो 4 ही कर रही हैं, उससे ज़्यादा चेंज नहीं हो रही, क्योंकि ये मूव तो कर नहीं रही. तो इट मीन्स यहाँ मैग्नेटिज्म, यहाँ इस जो मैग्नेटिक फील्ड इसको फील हो रहा है वो कांस्टेंट फील हो रहा है, ना कि चेंजिंग. क्या फील हो रहा है, कांस्टेंट फील हो रहा है, ना कि चेंजिंग. लेकिन जो इलेक्ट्रिक करंट कॉइल में बनता है वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से होता है. तो जब मैग्नेट आपकी रेस्ट पे है, कॉइल C1 है, मैग्नेट जब रेस्ट पे है, तो आपने गैलोमीटर डिफ्लेक्शन देखी 0, सो देयर इज नो करंट. व्हाई? बिकॉज देयर इज नो चेंजिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी आर ब्रिंगिंग द बार मैग्नेट स्लोली टूवर्ड्स द कॉइल. व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ब्रिंगिंग बार मैग्नेट स्लोली टूवर्ड्स द कॉइल. धीरे धीरे हम इसके पास लेके आ रहे हैं. तो क्या हुआ, मैग्नेट इसके पास जाएगी तो उसको मैग्नेटिज्म चेंजिंग फील होगा. अब सीधी सी बात है, कूलर चल रहा है, कूलर एक जगह पे रखा हुआ है, फैन उसका चल रहा है, आप एक जगह पे खड़े हो, आपको कूलर की हवा फील हो रही है, कांस्टेंट फील होगी. अगर आप कूलर की तरफ मूव करते जाओगे एक कदम, तो आपको हवा क्या फील होगी, बार बार चेंजिंग फील होगी, ज़्यादा ज़्यादा बढ़ती जाएगी, हवा ज़्यादा फील होती चली जाएगी. तो ऐसा इसमें मैग्नेट अगर रेस्ट पे थी कॉइल के पास, तो मैग्नेटिक लाइंस कुछ इसमें से निकली और मैग्नेट को फील हो रही है, बट वो कांस्टेंट फील हो रही है, जितनी एक बार फील हो रही है वही फील हो रही है, चेंज नहीं हो रही. इसलिए करंट नहीं बन रहा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होना जरूरी है. अब क्या हुआ, जब हम धीरे धीरे इस मैग्नेट को बाहर मैग्नेटिक कॉइल की तरफ लेके जाएंगे, इट विल फील चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड. इसको जो मैग्नेटिक फील्ड फील होगा कॉइल को, वो चेंजिंग फील होगा कि इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है. और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से क्या देखा गया, गैलोमीटर विल गिव डिफ्लेक्शन. गैलोमीटर स्टार्ट डिफ्लेक्टिंग व्हेन द मैग्नेट इज इन मोशन टुवर्ड्स द कॉइल. जब मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल मोशन में है,
the coil starts galvanometer starts giving deflection. And what is the meaning of deflection of the galvanometer? It means there is a current in the coil. There is a current in the coil. Suppose this direction of current is there now. गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन देने का मतलब, गैल्वेनोमीटर तब डिफ्लेक्शन देता है जब किसी सर्किट में करंट होता है. तो यहाँ सर्किट में करंट बन गया. इट मीन जब आपने मैग्नेट को मोशन में लाया, मूव किया, तो यहाँ एक करंट बना. वो करंट की वजह से गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देने लगा. ओके, नाउ वी स्टॉप द मैग्नेट बाय ब्रिंगिंग नियर टू द कॉइल. यहाँ हम थोड़ा सा नजदीक लगा के मैग्नेट को आपने स्टॉप कर दिया. जैसे थोड़ा सा पास ला के मैग्नेट को स्टॉप किया तो फिर से मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट फील हो गया. अगर आप कूलर के पास जाके एक जगह पे रुक गए तो आपको अब हवा 5 सेकंड आप खड़े रहो, उन 5 सेकंड्स में आपको हवा कांस्टेंट फील होगी या चेंजिंग? नॉर्मल सी बात है, वो कांस्टेंट ही फील होगी जितनी लग रही है. चाहे पहले से ज़्यादा लगेगी लेकिन लगेगी कांस्टेंट ही. तो अब जब भी इसके पास जाके रुक जाएगा तो उसको मैग्नेटिक फील्ड फील तो होगा लेकिन कांस्टेंट फील होगा, वो चेंजिंग फील नहीं होगा. कांस्टेंट से कभी भी करंट नहीं बनता. करंट जो बनता है वो चेंजिंग से बनता है. तो वापस गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन जीरो आ जाएगी फिर वो, अगर आपने उसको पास ला के स्टॉप कर दिया तो. नाउ वी आर ब्रिंगिंग बैक द बार मैग्नेट अवे फ्रॉम द कॉइल. अब हम कॉइल से अवे, दूर ले जा रहे हैं इस बार मैग्नेट को. जब हम कूलर से दूर की तरफ जाएंगे तो हमें हवा चेंजिंग फील होगी. चेंजिंग में दोनों चीजें आ जाती हैं, इंक्रीज भी और डिक्रीज भी. तो अब डिक्रीज होगी, चेंजिंग तो होगी ना. तो जब ये मैग्नेट बाहर की तरफ जाएगी तो इसको मैग्नेटिज्म फील होगा. चाहे अब डिक्रीजिंग में फील होगा, चेंज तो होगा ना इसका मैग्नेटिक फील्ड. तो अगर इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, गैल्वेनोमीटर अगेन गिव डिफ्लेक्शन बट इन अपोजिट डायरेक्शन. गैल्वेनोमीटर विल अगेन गिव डिफ्लेक्शन बट इन अपोजिट डायरेक्शन. अपोजिट डायरेक्शन में गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देगा. गैल्वेनोमीटर के अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन देने से क्या होगा? इट मीन्स नाउ करंट इज प्रोड्यूसिंग बट इन अपोजिट डायरेक्शन. करंट इज प्रोड्यूसिंग लाइक दिस. करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी. इट मीन जब आप मैग्नेट को पास ला रहे तो करंट की डायरेक्शन क्या थी, और जब दूर ले जा रहे हो तो करंट की डायरेक्शन, करंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होने लग गया. ओके, इट मीन्स अब थोड़ा सा दूर ले जाके मैग्नेट को रोक दो, गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन फिर से जीरो हो जाएगी. सो दिस इज द फैराडेज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, दैट इज करंट प्रोड्यूस बाय मैग्नेट. तो यहाँ से आप क्या देख रहे हो, कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि जब मैग्नेट मोशन में है तब तक तो कॉइल में करंट बन रहा है, अदरवाइज करंट इंड्यूस नहीं हो रहा. तो मैग्नेटिक फील्ड क्या चेंज हो रहा है? जब मैग्नेट मोशन में होती है तब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है. तो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से जो करंट बनता है दैट इज कॉल्ड EMI, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. सो दिस इज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट टू प्रूव द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इससे एक चीज निकल के आई कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तभी जो कॉइल में है जो करंट बनेगा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन थी वो प्रूव हो रही है बाय दिस एक्सपेरिमेंट. अब हम क्या चाहते हैं कि गैल्वेनोमीटर मान लो डिफ्लेक्शन 1 तक दे रहा था, यहाँ 1 है यहाँ 2 है. हम चाहते हैं भी गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन 2 तक दे. 2 तक देने का मतलब है भी करंट ज्यादा बने. तो उसके लिए क्या किया हमने, इस मैग्नेट को फास्टली मूव किया. मैग्नेट को फास्टली आगे पीछे इसके आसपास मूव किया. फास्टली मूव करने से क्या होगा, अगर आप स्लोली मूव करते हो तो मान लो 5 सेकंड का टाइम है, 5 सेकंड में जो फ्लक्स चेंज हो रहा है मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है मतलब फ्लक्स चेंज होना. अभी हमने पढ़ा है phi = b डॉट ds. b चेंज होगा तो phi भी चेंज ही होगा, फ्लक्स चेंज हो रहा है. अगर हम स्लोली मूव करते हैं तो 5 सेकंड में मान लो 10 फ्लक्स चेंज हो रहा है, लेकिन फास्टली मूव करेंगे तो उन्हीं 5 सेकंड में हो सकता है 20 फ्लक्स चेंज हो जाए या 10 से ज्यादा ही होगा. तो जितना ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा उतना ज्यादा ही करंट बनेगा. जितना ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा उतना ज्यादा ही कॉइल में क्या बनेगा, करंट. इट मींस जो करंट इंड्यूस हो रहा है कॉइल में दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स. दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स. ओके, तो ये पहला जो एक्सपेरिमेंट था करंट इंड्यूस बाय मैग्नेट. नाउ देयर इज वी आर डिस्कसिंग द सेकंड एक्सपेरिमेंट, दैट इज करंट इंड्यूस्ड बाय करंट. फर्स्ट क्या था, करंट इंड्यूस बाय मैग्नेट. करंट इंड्यूस बाय करंट इज द सेकंड एक्सपेरिमेंट. वही कॉन्सेप्ट, एक कॉइल लिया आपने, गैल्वेनोमीटर उसके साथ लगा हुआ जो करंट बताएगा भी इंड्यूस हो रहा है या नहीं. और यहाँ आपने एक और कॉइल ली है जो एक बैटरी से कनेक्ट है. कि इसमें है नहीं, बैटरी से इसमें करंट चल रहा है, और करंट अगर कॉइल में चलता है तो मैग्नेट बन जाती है. सो C2 कॉइल इज अ मैग्नेट.
C2 कॉयल इज अ मैग्नेट, क्योंकि करंट कैरिंग कॉयल उसमें बैटरी लगी हुई है, तो करंट कैरिंग कॉयल बिहेव एज अ मैग्नेट, ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है। दो पोल होते हैं, जिस तरफ से क्लॉकवाइज करंट चल रहा हो वो साउथ पोल, जिस तरफ से एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हो वो नॉर्थ पोल होता है। तो अब हमने क्या करना है इसमें, पहले हम बार मैग्नेट को मूव करवा रहे थे, बार मैग्नेट की जगह इस इलेक्ट्रिक मैग्नेट को मूव करवाएंगे। कॉन्सेप्ट वही रहेगा, अगर ये इसके पास पड़ी है अभी तक रेस्ट पे है, तो मैग्नेटिक लाइन कुछ इसमें से पास कर रही हैं, कांस्टेंट पास करेंगी, 4 है तो मान लो 4 इसमें से पास कर रही हैं, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा, तो गैल्वेनोमीटर विल गिव जीरो डिफ्लेक्शन, इट मीन्स देयर इज नो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस इन दिस कॉइल C1. Okay, now if we move this coil C2 which is a magnet towards the coil C1, अगर हम इस कॉयल को इसकी तरफ मूव करवा दें, नाउ मैग्नेट की तरह क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, इसको फील जो मैग्नेटिज्म होगा वो ज़्यादा फील होगा। जब मैग्नेट क्लोज आ जाती है तो मैग्नेटिज्म ज़्यादा फील होता है, और अगर दूर होती है तो मैग्नेटिज्म कम फील होता है। तो यहाँ मैग्नेटिज्म मतलब मैग्नेट क्लोज आ जाएगी, क्लोज आते ही आपको इसको कॉयल C1 को मैग्नेटिज्म ज़्यादा जैसे जैसे मूव करते रहेगी मैग्नेटिज्म उतना ज़्यादा फील होता चला जाएगा। इट मीन्स इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने का मतलब इसमें क्या बनेगा, इंड्यूस्ड करंट। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने का मतलब इंड्यूस्ड करंट, द गैल्वेनोमीटर विल गिव डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर विल गिव डिफ्लेक्शन, ये डिफ्लेक्शन देने लग गया, इट मीन्स करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ओके, नाउ जब हमने इसको पास ला के रोक दिया एक जगह पे, तो अगेन गैल्वेनोमीटर विल गिव जीरो डिफ्लेक्शन, करंट नहीं होगा, ये एरोज नहीं लगाने उस टाइम पे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड फिर से कांस्टेंट फील होगा। नाउ पास लाने के बजाय जब हम दूर लेके जाएंगे, पास लाने के बजाय जब हम क्या लेके जाएंगे, दूर इसको लेके जाएं, तो फिर से इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, बट अब इंक्रीजिंग की बजाय मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा, क्योंकि मैग्नेट उस कॉइल से दूर जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा। मैग्नेटिक फील्ड विल डिक्रीज हो चाहे इंक्रीज हो, आता तो चेंज में ही है ना। व्हाट वाज द डेफिनेशन, बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। चेंजिंग में दोनों चीजें आती हैं, इंक्रीज होना भी और डिक्रीज होना भी। पहले इंक्रीज होने से कर लिया, अब डिक्रीज होने से हम कर रहे हैं। व्हेन मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस, व्हेन द कॉइल C2 मूव्स अवे फ्रॉम द कॉइल C1, मैग्नेटिक फील्ड फेल्ट बाय द कॉइल C1 विल बी डिक्रीजेस, वो डिक्रीज होगा। अगर वो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा तो क्या होगा उसमें, कि फिर से वही इंड्यूस करंट इसमें बनेगा, बट डायरेक्शन विल बी अपोजिट। पहले राइट साइड में डिफ्लेक्शन दे रहा था, अब लेफ्ट, तो करंट की डायरेक्शन भी अपोजिट हो जाएगी, करंट की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, अपोजिट। मीन्स अगर हम कॉइल के मोशन की डायरेक्शन को अगर चेंज कर दें तो उसमें करंट की डायरेक्शन भी अपोजिट हो जाती है। यहाँ भी हमने यही देखा है कि मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स के चेंज होने से इंड्यूस करंट बनता है कॉइल में। दिस इज द सेकंड फैराडे एक्सपेरिमेंट। लेट अस डिस्कस द थर्ड एक्सपेरिमेंट। Now we are studying third experiment of Faraday's, which is about current induced by changing current. It means Faraday ने अपने को ये बताया था कि किस किस मेथड से आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने से जो लिंक्ड कॉयल है उससे इंड्यूस करंट बनेगा। तो क्या क्या तरीके उसने बता दिए, पहला बता दिया बार मैग्नेट से, दूसरा करंट कैरिंग कॉयल से, तीसरा बाय चेंजिंग करंट। अब आपको करना क्या है इसमें, नाउ अगेन वी आर टेकिंग अ कॉयल। ओके, दिस इज अ कॉयल, इसमें हमने बैटरी लगाई और साथ में की लगी थी। जो पीछे एक्सपेरिमेंट किया उसमें की नहीं थी, अगर आपने ध्यान दिया उसमें की नहीं थी, इसमें किया। यहाँ आपने मैग्नेट को मूव नहीं करवाना है, तो क्या होगा देखिए अब इसमें। ओके, ये कॉयल C1 है, ये कॉयल C2 इसके पास पड़ी है। जब तक इसमें करंट नहीं है तो ये खुद भी एक मैग्नेट नहीं है, देयर इज नो मैग्नेट। यहाँ भी गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन जीरो देगा, क्योंकि मैग्नेट इसके पास कोई नहीं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं पास करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड नहीं चेंज होगा, तो इंड्यूस करंट नहीं बनेगा। व्हेन वी स्विच ऑन दिस कॉइल C2, करंट इन द कॉइल C2, एक चीज आपने ध्यान रखनी है, जब भी हम किसी भी स्विच को ऑन करते हैं करंट उसमें धीरे धीरे इंक्रीज होता है। मान लीजिए उसमें करंट जीरो है, जैसे स्विच को ऑन किया, फैन है, फैन का हम स्विच ऑन करते हैं तो क्या करंट एकदम से ये 5 की स्पीड पकड़ लेता है, जितनी भी फास्टर स्पीड, धीरे धीरे पकड़ता है, क्योंकि करंट इसमें धीरे धीरे इंक्रीज होता है। 0 से 1 गया, 1 से 2, 3 से 4, 5 तक गया, मान लो 5 तक मैक्सिमम, इससे ज़्यादा करंट नहीं फ्लो कर सकता। तो हुआ क्या, करंट जीरो था, स्विच ऑन करते ही इसमें करंट धीरे धीरे इंक्रीज होगा। इस कॉइल में करंट धीरे धीरे क्या होगा, इंक्रीज।
अच्छा, करंट अगर धीरे धीरे कॉइल में इंक्रीज होगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड भी धीरे धीरे इंक्रीज होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। किसी भी कॉइल में अगर आप मैग्नेटिज्म स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगी। तो धीरे धीरे इसमें करंट 1 आया, 2 हुआ, 3 हुआ, करंट बढ़ रहा है तो मैग्नेटिज्म भी बढ़ रहा है। अगर इसका मैग्नेटिज्म बढ़ रहा है तो उसको मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ता हुआ फील होगा, बार बार चेंजिंग फील होगा। उधर करंट बढ़ रहा है, मूव नहीं करवाना अब इसको, स्विच ऑन करते करंट बढ़ा, करंट बढ़ते ही मैग्नेटिज्म इसका बढ़ा। अगर इसका मैग्नेटिज्म बढ़ा तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना रहा है, जो दूसरे में से पास कर रहा है लिंक्ड कॉइल में C1 में से, तो उसमें से मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा क्रॉस करेंगे, धीरे धीरे इंक्रीज होंगी। तो इधर मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज होगा तो इट मीन्स गैलीमीटर विल गिव डिफ्लेक्शन, गैलीमीटर डिफ्लेक्शन देने लगेगा। गैलीमीटर का डिफ्लेक्शन देने का मतलब देयर इज अ करंट इन द कॉइल। तो यहाँ से करंट चेंज होने से, मूव नहीं करना अब आपने, चेंजिंग करंट से फर्स्ट कॉइल में आपने इंड्यूस करंट बना लिया। अब धीरे धीरे करंट कांस्टेंट पहुंच गया, 5 पे पहुंचा, 5 के बाद कांस्टेंट फ्लो करने लग जाएगा। अब इसमें करंट कांस्टेंट हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगा तो इसको जो मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है वो भी कांस्टेंट मिलेगा। तो गैलीमीटर फिर से डिफ्लेक्शन 0, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होना जरूरी है इंड्यूस करंट बनाने के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट आ रहा है वो क्या है, अगर हम स्विच को ऑफ करें, ऑफ करने से करंट कभी एकदम से 0 नहीं आता, 5 से आएगा 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1 और 1 से वापस 0। मतलब अब करंट इसमें धीरे धीरे डिक्रीज होगा। करंट धीरे धीरे डिक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी धीरे धीरे डिक्रीज होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे डिक्रीज होगा तो क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड चेंज तो हो ही रहा है ना, तो इसको भी मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग फील होगा। जैसे इसको मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग फील होगा, व्हाट इट हैपेंस नाउ, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इंड्यूसेस करंट, इंड्यूस करंट। So there will be a induced current in the coil C1 by decreasing the current in the coil C2, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा, चेंज हो रहा है, इधर चेंज हो रहा है तो इसको भी चेंजिंग फील होगा। चेंजिंग फील होने से इसमें करंट जो बनेगा वो पॉजिटिव में बनेगा। इंक्रीजिंग से मान लो राइट हैंड साइड में डिफ्लेक्शन दे रहा था तो डिक्रीजिंग से लेफ्ट हैंड साइड में डिफ्लेक्शन देगा। These 3 are the experiments of Faradays, and Faradays ने इन तीनों एक्सपेरिमेंट से कंक्लूड क्या किया था, उसके बेस पे फैराडेज ने 2 लॉज बनाए थे। पहला लॉ क्या था, दैट EMF इज इंड्यूस इन द कॉइल बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। किसी भी कॉइल में जो इंड्यूस करंट बनता है वो कैसे बनता है, बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड विद द कॉइल। जो कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड है उसको चेंज करके ही बनेगा। एंड दिस करंट विल स्टिल रिमेन्स until the magnetic field is changing। जब तक मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तब तक करंट बनेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज ना हो तब करंट नहीं बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होना जरूरी है। उसके बाद अगर आप करंट ज़्यादा बनाना चाहते हो, कहता है कि इंड्यूस EMF या इंड्यूस करंट, हम इसको लिखते हैं, आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट में, दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब जितना ज़्यादा फास्टली जो मैग्नेट थी हमारी उसको मूव करोगे उतना ज़्यादा फ्लक्स कम टाइम में चेंज होगा। तो जितना ज़्यादा फ्लक्स चेंज होगा उसमें उतना ही ज़्यादा इंड्यूस करंट बनेगा। तो इट मीन्स अमाउंट ऑफ इंड्यूस करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। जितनी ज़्यादा मैग्नेट को आप फास्टली मूव कराओ उतना ज़्यादा आप इंड्यूस करंट प्रोड्यूस कर सकते हो जो आपकी नेबरिंग कॉयल है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टूडेज concept. I hope you all understood and prepare notes, do practice. Until then, thanks and have a nice day.